नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। रामनगर में अगर हम बात करें, रविवार से बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। इस शिविर में पहले दिन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। शिविर में मुख्य रूप से 2022 विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। आज 5 सत्र में मीटिंग होनी है, जिसमें विपक्ष की राजनीति रणनीति सब पर ध्यान होगा और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाना है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो 5 सेशंस में मीटिंग होगी और हर सेशन की जो टाइमिंग है 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि सवा घंटे आप मान के चलिए। तो 5 घंटे जो है ये मीटिंग रखी गई है, यानी कि सेशंस में। और टॉपिक्स हैं, आपको विपक्ष से कैसे लड़ना है, आपको जनता की योजनाएं कैसे पहुंचानी है, कौन सी ऐसी जगह है जहां नाराजगी ज्यादा है तो आप वहां पर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन गैप कैसे खत्म होगा। आपकी इनफाइटिंग्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की, तो आप उसे कैसे दूर करेंगे। जो लोग नाराज होते हैं, कुछ विधायक नाराज हुए हैं तो उनको कैसे मनाएंगे। और एक और बड़ी बात होती है वो ये कि क्योंकि मुख्यमंत्री बदले हैं तो चैलेंज भी बड़ा है, क्योंकि ये माना गया कि कुछ एक फैसले जो हैं वो खराब साबित हुए, तो एक डैमेज कंट्रोल वाली जो बात होती है। और गोविंद पाटनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गोविंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 सेशंस में आप आज की मीटिंग करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम की जो एक्सरसाइज की जा रही है इसके बारे में जरा बताइए कि कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पर इन मीटिंग्स में मंथन किया जा रहा है। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 दिन तक यहाँ पर मंथन होगा। कल से ये मंथन शुरू हुआ है, जिसमें जो है जिस तरीके से 2022 का रोड मैप तैयार इसमें होगा। मुख्य रूप से जो मेन जो फोकस रहेगा वो 2022 रहेगा। उसमें किस तरह से विपक्ष पर हमला करना है, किस तरह से विपक्ष के जो कार्यक्रम है उन पर बातचीत होगी। हम बीजेपी खुद क्या करेगी, सरकार किस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं आगे को लागू करेगी, या जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाएगा, किस तरह से कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख स्तर तक पूरी जो है पूरी रूपरेखा इसमें खींची जानी है। तो उसको लेकर के ये 3 दिन का चिंतन शिविर यहाँ पर किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर 2022 है और उससे कैसे हम बढ़ें उस चुनाव में, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जिसमें नेता विपक्ष के नाम पर आज फाइनल फैसला हो सकता है। नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली बुलाए गए। आज विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नए नाम पर प्रस्ताव पास किया जा सकता है। नेता विपक्ष की रेस में विधायक करण माहरा, गोविंद सिंह कुंजवाल और ममता राकेश के नाम पर चर्चा संभव है। बता दें कि इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद से नेता विपक्ष का पद खाली है और नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज रावत भी कई बार बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि हाईकमान का फैसला मंजूर होगा और वो गढ़वाल क्षेत्र का पक्ष रखेंगे। मनोज रावत केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं। देखिए, इंदिरा हृदय जी के निधन के बाद से ही ये पद खाली है और हर नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। आगे चुनाव में भी जाना है तो एक बड़ा रोल भी है। और अगर आप पॉलिटिकली समझे तो कई बार मौकों का इंतजार होता है कुछ लोगों को, और कोई पद किसी भी वजह से खाली होता है तो फिर वहां पर वो अपनी दावेदारी पेश करती है, कुछ दबी ख्वाहिशें। तो यहाँ पर भी कुछ नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स तो दे ही देते हैं और उसके बाद से माहौल गर्म हो जाता है। तो माना जा रहा है कि आज इस पे फैसला हो जाएगा। जो विधायक थे उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, उनसे चर्चा हुई और आखिरी फैसला, बार बार ये कांग्रेस के नेता कहते हैं स्टेट कांग्रेस के, कि जो आला कमान फैसला करेगा वही माना जाएगा। तो यहाँ पर भी अब वो कौन सा एक नाम होगा जिस पर फैसला हो सकता है। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपांकर से बात करते हैं। दीपांकर, बड़ा टफ सिचुएशन हो जाती है कई बार और यहाँ पर भी वही नजर आ रही है। इंदिरा जी तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन वो जो पद है उसको लेकर दबे शब्दों में हम सबकी ख्वाहिशें देख रहे हैं। जरा आप बताइए ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्या चर्चाएं हैं।
बिल्कुल जीनत, पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली में मशक्कत चल रही है इस बात को लेकर कि नेता विपक्ष के नाम पर एक फाइनल सहमति बनाई जाए। तो शनिवार की शाम भी बैठकों का दौर जारी रहा, रविवार को भी दिल्ली में बैठकें चलती रही, लेकिन आज सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें मनोज रावत, आदेश चौहान, ममता राकेश और फुरकान अहमद जो अभी तक उत्तराखंड में थे वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बाकी 6 विधायक पहले से दिल्ली में थे। तो उम्मीद आज इस बात की है कि फाइनल फैसला विधायक दल की बैठक में आज हो सकता है और एक प्रस्ताव पास हो सकता है। हालांकि प्रस्ताव सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होगा, क्योंकि जो भी प्रस्ताव की बात होगी, उससे सहमति की बात होगी, इसमें हाईकमान के फैसले को सभी विधायकों को मानना होगा या उनको मंजूर होगा, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो करण माहरा है, जो उपनेता सदन थे, मतलब नेक्स्ट टू इंदिरा हृदयेश थे अभी तक विधानसभा में, उनका दावेदारी यहां पर पुख्ता मानी जा रही है। 48 साल उनकी उम्र है, जबकि गोविंद सिंह कुजवाल जो विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, जागेश्वर से विधायक हैं, 71 उनकी एज है। एज फैक्टर पर देखा जाए तो दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। और वहीं अगर अनुभव के आधार पर देखा जाए तो गोविंद सिंह कुजवाल का अनुभव करण माहरा के अनुभव पर बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, अल्मोड़ा से। एक की सीट जागेश्वर, दूसरे की सीट रानीखेत। तो ऐसे में कुमाऊं मंडल के समीकरण को अगर देखा जाए, फैक्टर को देखा जाए, और उपनेता होने के बाद जो सीट नेता विपक्ष की खाली हुई है, वहां पर करण माहरा का क्लेम बड़ा दिख रहा है। और यहां पर जो बड़े ज्यादातर विधायक हैं कांग्रेस के, हालांकि कहने को 10 ही विधायक विधानसभा में कांग्रेस के हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक यहां पर फिलहाल करण माहरा के पक्ष में, लेकिन पैरोकारी यहां पर सीनियर विधायक के तौर पर गोविंद सिंह कुजवाल की भी हो रही है। जीनत, और एक गढ़वाल और कुमाऊं वाली जो बात होती है दीपांकर, जिसका बहुत ख्याल रखा जाता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें इलेक्शन में जाना है, यानी कि पार्टी को बहुत जल्दी, तो एक नाराजगी होती है, एक लॉबी होती है, तो उस तरह से क्या देख रहे हैं आप ग्राउंड पर? बिल्कुल जीनत, इस तरह की बातें, क्योंकि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में दोनों बातें, चाहे क्षेत्रीय समीकरण चाहे जातिगत समीकरण, दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जिस तरह पिछले लगभग 2 दिनों में दिल्ली में मशक्कत हुई है नेता विपक्ष को लेकर, उसमें यह समझाया गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, तब बीजेपी के जब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे अजय भट्ट, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नेता विपक्ष भी थे। ऐसे में कांग्रेस ने यह समझाने की कोशिश हाईकमान को की है कि इस बात से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाए। फिर बात आती है कि अगर 2017 की बात कर लें तो कांग्रेस में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और किशोर उपाध्याय उस वक्त यहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे। एक ठाकुर थे, एक ब्राह्मण थे, एक गढ़वाल से थे, एक कुमाऊं से थे। तो कांग्रेस के नेताओं ने यह समझाने की कोशिश हाईकमान को की है कि समीकरणों पर फिलहाल ना जाया जाए, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल किया जाए ताकि हम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सके। लेकिन यह राह कितनी आसान होगी अगले कुछ घंटों में साफ होगा। जीनत, चलिए नजर बना के रखिए, अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वैसे राह आसान नहीं है, क्योंकि एक को अगर आप जिम्मेदारी देते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर देहरादून से दिल्ली तक चल रही खींचतान पर बीजेपी ने तंज कस दिया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी बताती है। उसके पास संसदीय परंपराओं के जानकार मंगलौर से सीनियर विधायक काजी निजामुद्दीन मौजूद हैं। अगर सच में कांग्रेस अल्पसंख्यकों की हितैषी है तो उसे काजी निजामुद्दीन को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर देना चाहिए। तो अल्पसंख्यकों का वोट बैंक एक तरफा लेते हो और इनके बारे में चिंता भी नहीं है। या तो ये कहो आपके पास अल्पसंख्यक विधायक नहीं है, आपके पास तो काजी निजामुद्दीन है और वो उसको आपने सह प्रभारी भी बनाया है किसी स्टेट का, तो बना दीजिए ना नेता प्रतिपक्ष एक अल्पसंख्यक को। हम भी देखें कितनी ईमानदार है कांग्रेस अल्पसंख्यकों के प्रति। सिर्फ ढोंग और ड्रामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पिथौरागढ़ में बीआरओ के एक पुल का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। बीआरओ ने मुंसियारी जौलजीबी रोड पर जौनाली नाले पर 70 मीटर लंबा पुल बनाया है। उद्घाटन के दौरान क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी रहेंगे। बीआरओ ने बॉर्डर इलाकों में जौनाली पुल के अलावा 3 अन्य पुलों का भी निर्माण किया है, जिनका उद्घाटन भी आज रक्षा मंत्री वर्चुअली करेंगे। चाइना बॉर्डर के करीब बने इन पुलों को सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत भी वर्चुअली जुड़ेंगे। नैनीताल में पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। बढ़ती भीड़ से वीकेंड कर्फ्यू में भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई हैं। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड में वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है, लेकिन नैनीताल में नजारा कुछ दूसरा ही नजर आ रहा है। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार को कर्फ्यू के बावजूद यहां पर नावों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, लेकिन इस तरह की लापरवाही से स्थानीय लोग नाराज हैं। हम एक तरफ आपको कोरोना से बचाव के लिए हम स्थानीयों को
घर में रहो कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे शहर में अनजान लोग आते हैं और उनके लिए पूरी छूट है। तो इस तरह से हम किस तरह से बचेंगे कोविड एसओपी की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन अधिकारी तर्कों के साथ बचाव करते नजर आए। हाँ, कर्फ्यू का दिन है इस वजह से, लेकिन पर्यटक को देखते हुए जो है सब पर्यटक भी भीड़ लगा रहे हैं इसमें, तो उनकी अपॉर्चुनिटी को लिए और नाव वालों को भी थोड़ा आर्थिक सहायता मिल जाएगी, इसलिए जो है चला हुआ है। कर्फ्यू में छूट मिलने पर पर्यटन ने रफ्तार जरूर पकड़ी है, लेकिन इस तरह की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर अजब गजब मामले सामने आ रहे हैं। कहीं बिना वैक्सीनेशन लगे ही सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, तो कहीं वैक्सीनेशन होने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। देखिए। देहरादून में लोग एक तरफ जहां वैक्सीनेशन के स्लॉट नहीं मिलने के चलते परेशान हो रहे हैं, वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां लोगों को वैक्सीनेशन के स्लॉट मिलने के बाद सेंटर से वैक्सीन खत्म होने की बात कहकर वापस भेजा जा रहा है, लेकिन उन्हें बिना वैक्सीनेट हुए सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगी पर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। आज मैंने अपने फादर के वैक्सीनेशन के 2nd डोज के लिए स्लॉट बुक किया था, जो कि क्लेमेंट टाउन के कैंप हॉस्पिटल में था। वहाँ जाके हमें बताया गया कि यहाँ पर कोई वैक्सीन आई ही नहीं है, फिर भी बुकिंग ली गई और घर आके मेरे फादर के पास ये मैसेज आया कि आपको 2nd डोज लग चुका है और कोविन ऐप पे उसका सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। वहीं डॉक्टर्स और सेंटर पर मौजूद नोडल अधिकारी भी मानते हैं कि ऐसे मामले ह्यूमन एरर या फिर सॉफ्टवेयर के चलते आ रहे हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डीएम देहरादून बताते हैं कि कुछ मामलों में लोग वैक्सीन लगवाने से भी मना कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन ही है मैम, थोड़ा सा एरर, बट ये कि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, बट हो भी रहा है तो मैम 1 to 2% अगर हो रहा है तो उसमें भी हम फिर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो रहा है उसे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि सॉल्व हो जाए। अगर वो नेक्स्ट डे आ रहे हैं कि हमें वैक्सीन मैसेज आ गया है और वैक्सीन नहीं लगी, फिर हम नेक्स्ट डे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। ऐसे 1-2 मैटर्स जो है हमारे पास भी आए थे और जिसमें कि बाद में इंक्वायरी करने पर हुआ कि लोग उन्होंने सारी चीज़ें अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा प्रोसेस किया और बाद में उन्हें कोई भी उनके मन में बात आई तो उन्होंने नहीं वैक्सीन लगवाई। ऐसे कुछ प्रकरण हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हो रही गड़बड़ियों से परेशान आम जनता है। जरूरत है तो जल्दी से सुधारने की, जिससे वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर होम डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ लौटे मनीष कंसनियाल का विभिन्न संगठनों ने जोरदार अभिनंदन किया। इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने इस साल एवरेस्ट अभियान के लिए जिन 2 लोगों का चयन किया था, मनीष उसमें एक थे। 27 अप्रैल को मनीष दिल्ली से एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने निकले थे। इस अभियान में युवा पर्वतारोही मनीष को टीम लीडर भी बनाया गया था। मनीष ने 1 जून को एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। मनीष की इस उपलब्धि पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। तो 1 तारीख को सुबह 5 बजे मेरा एवरेस्ट सबमिट हुआ। तो जब मैं ऊपर सुबह 5 बजे पहुंचा तो सूरज की किरण पहली बार एवरेस्ट में पड़ी थी, तो वो अपने आप में एक अलग पल था। देहरादून को साल 2020 के लिए बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके अलावा देहरादून को वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन देहरादून में ट्रैफिक जाम, बारिश, पानी भरने की समस्या किसी से छिपी नहीं है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि 2022 चुनाव तक राजधानी का काम पूरा हो जाए ये संभव नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए देहरादून को नंबर 1 बताया जा रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी की पोल एक बारिश और ट्रैफिक जाम खोल कर रख देते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी स्टेप बाय स्टेप है। हर चीज़ 2022 तक कवर हो जाएगी ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन अधिकांश चीज़ें 2022 तक हम पूरी करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, केंद्र सरकार बहुत होशियारी से काम ले रही है। जिस भी प्रदेश में चुनाव है उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डिक्लेयर कर दो ताकि जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। लेकिन धरातल पर वस्तुस्थिति क्या है वो किसी आम जन से पूछिए। 2-2, 3-3 सालों से सड़कें खुदी पड़ी हैं, बनी नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं हो रखा है। एक बारिश में सारी सड़कें जाम हो जा रही हैं, पानी भर जा रहा है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। मुद्दा
भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शहीद मंजीत सिंह नेगी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद मंजीत सिंह नेगी 11वीं गढ़वाल राइफल के जवान थे जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शहीद हुए थे। रविवार को उनके पार्थिव शरीर को कोटद्वार के उनके पैतृक गांव सकलोनी लाया गया, जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। शहीद का पार्थिव शरीर देखकर गाँव में मातम।
बाजपुर के दियोहरी गांव में बहन की पिटाई करने के बाद शर्मसार होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के बाद से परिवार जो है वो मातम में है। बताया जा रहा है कि चंद्रपाल की बेटी अपने घर आई थी। मामूली बात पर उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया। भाई शरद ने अपनी बहन की जमकर पिटाई कर दी। परिजन बेटी के इलाज के लिए अस्पताल गए। इस घटना से दुखी होकर शरद ने फांसी लगा ली। घर पहुंचने पर परिजनों को आत्महत्या की जानकारी मिली। कल अपनी एक बहन से जो है थोड़ा सा तर्क वितर्क हो गया था और हाथापाई हो गई थी, जिसमें बहन को चोट आने पर परिजन उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। तो उसी के चलते जो है उसके द्वारा एक गलत आत्मघातक कदम उठा करके जो है आत्महत्या कर ली गई। खबर रुड़की से है। पति ने चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति ने भी जहर खा लिया। पति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी कहा-सुनी के बाद हत्या का शक है और भगवानपुर के दादूबांस गांव का ये पूरा मामला है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कारण था? क्योंकि देखिए, पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी जहर खा लिया, और अभी उस व्यक्ति की तबीयत कैसी है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के दादूबास गांव का है। यहाँ बताया जा रहा है कि पति पत्नी में काफी पहले से गृह कलेश चला आ रहा था, और जब वो किसी काम से खेत में गए थे तो दोनों में फिर विवाद हो गया और पति ने पत्नी को चाकू से गोदकर हत्या कर दिया। वो आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पत्नी दम तोड़ चुकी थी, और जो आरोपी पति है उसने भी जहर खा दिया था और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। और पुलिस तो फिलहाल जो आरोपी है उसके बयान अभी दर्ज कर रही है कि क्यों और किस कारण ये हत्या को अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से हमारी जो भगवानपुर थाना प्रभारी है उनसे बातचीत हुई कि उनका कहना है कि जो आरोपी है और पति में काफी दिन से विवाद चला जा रहा था, काफी अवैध संबंध भी शायद इसमें निकल के आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भगवानपुर थाना प्रभारी ने बताया तो ये पूरा मामला अभी फिलहाल पुलिस जांच का विषय है। उसके बाद ठीक है, शुरुआती जांच में पारिवारिक कलेश और नाजायज संबंधों का जिक्र हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। उधर देहरादून पुलिस ने साइबर अपराध के गढ़ में ताबड़तोड़ छापे मारे। एसटीएफ ने जामताड़ा, बंगाल, भरतपुर, नूंह और मेवात में छापे मारे हैं। 10 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी अशोक कुमार की फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाने वाला मास्टरमाइंड इरशाद भी एसटीएफ ने इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया। इरशाद मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। एसटीएफ इरशाद और एक अन्य आरोपी को देहरादून ले आई है। का जो मेन जो इरशाद व्यक्ति हमने जो ये जिसने फेक प्रोफाइल बनाई मास्टरमाइंड इसको हमने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही जो है इसके भाई है इरशाद जो है और अरशद और इसका जीजा जाहिद, ये लोग भी इस कार्य में जो है इनके साथ लगे हुए थे। कुल 5 लोग मिलके ये कार्य कर रहे थे। तो अभी तक जो है हमने इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें ये मास्टरमाइंड इरशाद को पकड़ के 3 लोगों की अरेस्टिंग जो है इसमें हो गई है। और ये जो डीजी साहब का जो फेक प्रोफाइल बनाया हुआ मामले का जो है आज एसटीएफ द्वारा ये खुलासा किया। शनिवार और रविवार को लगाए गए कोरोना कर्फ्यू का असर रुद्रपुर के बाजारों में भी देखने को मिला है। रुद्रपुर के पूरे बाजार आज जो है कल बंद रहे और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार बंद रहा। पूरे दिन सड़कों पर सन्नाटा रहा। हालांकि जरूरी कामों के लिए लोग सड़कों पर 1-2 देखे गए।